इसके अलावा फिर दूसरे ट्यूमर्स हैं जैसे पोस्ट ऑफ स्पिंडल सेल नोड्यूल्स आ सकते हैं, वो फ्राइबल रेडिश नोड्यूल्स होंगे और ग्रैनुलेशन टिश्यू बेसिकली होगा और कुछ भी नहीं है, बस ये कि मिमिकर होते हैं सार्कोमा के, इसलिए इसको हमने बस ध्यान से डायग्नोज करना होता है। सेलुलैरिटी भी ज़्यादा होती है और हाई माइटोटिक एक्टिविटी होती है, लेकिन न्यूक्लियर क्रोमेटिन इनमें जो है वो फाइन रहता है और यही इसका हेल्पफुल फीचर है। बाकी ये कि केराटिन जो है ये पॉजिटिव हो सकते हैं, इवन जो बाहर स्ट्रोमल सेल्स हैं वो भी केराटिन पॉजिटिविटी दे देते हैं। फिर आ जाता है इन्फ्लेमेटरी मायोफाइब्रोब्लास्टिक ट्यूमर, जैसे बाकी जगहों पे बॉडी में इन्फ्लेमेटरी मायोफाइब्रोब्लास्टिक ट्यूमर है उसी तरह से है। स्पिंडल सेल लीजन होगी और डिस्ट्रॉय कर रही होगी ये नॉर्मल प्रोस्टेट को, और बीच में एंट्रैप्ड ग्लैंड्स कुछ ना कुछ पड़े होंगे, और इसमें जो है लॉन्ग टिश्यू कल्चर लाइक एरियाज भी बीच में आ सकते हैं। लॉन्ग टेपरिंग साइटोप्लाज्म होगा, माइटोसिस होगी लेकिन वो एटिपिकल नहीं होगी, और बीच बीच में लिम्फो, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी मायोफाइब्रोब्लास्टिक ट्यूमर है तो इसमें लिम्फोसाइट स्प्रिंकल हुए हो सकते हैं, बाकी इन्फ्लेमेटरी सेल प्लाज्मा सेल ईओज वगैरह भी स्प्रिंकल हुए होते हैं और कुछ आरबीसीज भी होते हैं। डेलिकेट वेसल्स होती हैं और एल्क पॉजिटिविटी इसमें आती है। लोकली एग्रेसिव होता है लेकिन इसमें मेटास्टैटिक पोटेंशियल नहीं होता इन्फ्लेमेटरी मायोफाइब्रोब्लास्टिक ट्यूमर में। रिसेक्शन करनी होती है और इसमें फॉलोअप करना होता है। इसके बाद आ जाती हैं स्ट्रोमल लीजन्स। इसकी स्ट्रोमल लीजन्स जो हैं एक तो है बीपीएच का स्ट्रोमा है। बीपीएच का स्ट्रोमा आइडेंटिफाई करने के लिए जो है स्ट्रोमल हाइपोप्लेजिया विद स्ट्रोमल नोड्यूल ऑफ बीपीएच उसका नाम है, स्ट्रोमल नोड्यूल ऑफ बीपीएच। उसका जो डायग्नोस्टिक फीचर है वो उसकी थिक वॉल्ड वेसल्स है। इसके बाद आ जाता है स्टम्प। स्टम्प जो है उसमें स्ट्रोमल हाइपोप्लेजिया विद एटीपिया भी कह सकते हैं उसको, या फिर अननोन मैलिग्नेंट पोटेंशियल के साथ है। उसमें ये होता है कि थिक वेसल्स नहीं होती हैं और उसमें एटीपिया और माइटोसिस और नेक्रोसिस नहीं होती, सिर्फ सेलुलैरिटी इंक्रीज हुई होती है। डीजनरेटिव एटीपिया आ सकता है, स्मजी क्रोमेटिन, लेकिन माइटोसिस और नेक्रोसिस उसमें एब्सेंट होते हैं। और अगर माइटोसिस और नेक्रोसिस आना शुरू हो जाए तो फिर वो स्ट्रोमल सार्कोमा बन जाता है। स्ट्रोमल सार्कोमा जो है उसमें फिर कोई भी फॉर्म वो ले सकता है। स्ट्रोमल सार्कोमा फिलोइडीज की तरह का भी हो सकता है और उसी तरह उसमें स्ट्रोमल ओवरग्रोथ, माइटोसिस और नेक्रोसिस जो है वो उसका फीचर बन जाते हैं। सिर्फ इसमें ये चीज़ है कि थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स नहीं होंगी जो कि स्ट्रोमल नोड्यूल का फीचर हैं, और एटीपिया और माइटोसिस इसमें आना शुरू हो जाएगा तो ये सार्कोमा बन जाएगा। और इसको सार्कोमेटॉइड कार्सिनोमा से ऐसे डिफरेंशिएट करना है कि सार्कोमेटॉइड कार्सिनोमा में जो ग्लैंडुलर कंपोनेंट है वो भी मिलिग्नेंट होगा, जबकि इसमें जो ग्लैंड्स बीच में आ रहे हैं लीफ लाइक ये मिलिग्नेंट नहीं होते, बिनाइन होते हैं।